हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। अब तक की हमने क्या क्या स्टडी करी थी इस पेपर में कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन एंजियोस्पर्म में रूट स्ट्रक्चर कैसी होती है, शूट स्ट्रक्चर कैसी होती है, या फिर मैं सिंपली बोलूँ तो हमने लीफ की स्ट्रक्चर पढ़ ली जो मोनोकोट में कैसी होती है, डाइकोट्स में कैसी होती है। उसके बाद में हमने स्टेम की स्ट्रक्चर पढ़ी जो मोनोकोट्स में कैसी होती है और डाइकोट्स में कैसे होती है। उसके अलावा भी डाइकोट्स में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ भी हमने पढ़ी थी। आज का टॉपिक डाइकोट्स के स्टेम में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ से ही थोड़ा मैच करता हुआ है। अगर आपको डाइकोट्स में या डाइकोट स्टेम्स में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ उस टाइम क्लियर हो गई थी तो ये भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट या सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। तो जिस टाइप से स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी उसी टाइप से रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और उसमें भी जिस प्रकार स्टेम में सेकेंडरी टिश्यूज़ बने थे उसी प्रकार रूट में भी सेकेंडरी टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि रूट में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ किसे कहते हैं, तो देखो स्टील के अंदर व बाहर या कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम से सेकेंडरी टिश्यूज़ के कारण रूट की मोटाई में होने वाली ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब देखो, अगर मैं रूट में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ की बात करूँ तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि स्टील के अंदर व बाहर या कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम से सेकेंडरी टिश्यूज़ के कारण रूट की मोटाई में होने वाली वृद्धि को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जिस टाइप से मैंने आपको स्टेम में बताया था उसी टाइप से सेम डेफिनेशन ये हो गई कि कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के कारण सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं। यह आपको सभी को पता है कि जब किसी भी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी इट मीन्स उसमें सेकेंडरी टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा तो सेकेंडरी टिश्यूज़ से उसकी मोटाई में वृद्धि होगी। किसी भी प्लांट में अगर प्राइमरी ग्रोथ हो रही है तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, उसके जो लेंथ होती है प्लांट की लेंथ बढ़ती है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है प्लांट की विड्थ बढ़ती है। तो मैंने आपको स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी टिश्यूज़ के कारण स्टेम की मोटाई में होने वाली वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। अब देखो सेम वैसे ही यहाँ हो रहा है कि स्टील के अंदर व बाहर या फिर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के कारण सेकेंडरी टिश्यूज़ से रूट की मोटाई में होने वाली वृद्धि को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब देखो किसी रूट में या स्टेम में सेकेंडरी टिश्यूज़ बन रहे हैं तो सेकेंडरी टिश्यूज़ उसकी विड्थ को बढ़ाएंगे, उसकी चौड़ाई को बढ़ाएंगे, तो
सिंपल से सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो रूट की मोटाई में होने वाली वृद्धि को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और रूट की मोटाई में वृद्धि कैसे हो रही है? कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी टिश्यूज़ बने और इन सेकेंडरी टिश्यूज से उस रूट की मोटाई बढ़ गई। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। अब देखो, जो रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो दो प्रकार की सेकेंडरी मेरिस्टेम में एक्टिविटी के कारण होती है। तो जिस टाइप से स्टेम में दो प्रकार की कैम्बियम यूज आ रही थी, उसी प्रकार रूट में भी दो प्रकार की सेकेंडरी मेरिस्टेम में एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है। रूट में दो प्रकार की सेकेंडरी मेरिस्टेम में एक्टिविटी के कारण ही रूट में सेकेंडरी ग्रोथ हम देख सकते हैं। तो कौन कौन सी हुई? वास्कुलर कैम्बियम और सेकंड है कॉर्क कैम्बियम। तो देखो, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होगी तो किस रीजन में या किस क्षेत्र में वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होगी जिससे कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे? तो ये होगा स्टील वाले क्षेत्र में। तो अगर रंभ, स्टील, संवहन तंत्र, तो संवहन तंत्र या स्टील वाले रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण होती है? वास्कुलर कैम्बियम के कारण। और इसके कारण क्या बनते हैं? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि दो प्रकार के सेकेंडरी मेरिस्टेम के कारण ही रूट में सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। वो दो प्रकार के सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन कौन से हो गए? फर्स्ट है वास्कुलर कैम्बियम, सेकेंड है कॉर्क कैम्बियम। सो वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है एक्चुअल में कि वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण ही स्टील वाले रीजन में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। इट मीन्स ये देखो कि जो स्टील वाला रीजन है वहाँ वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी हुई और इसकी एक्टिविटी के कारण ही ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बने। तो वेस्कुलर कैम्बियम स्टील वाले रीजन की सेकेंडरी ग्रोथ करता है। इट मीन्स उसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। अब देखो कॉर्क कैम्बियम, तो ये कॉर्टेक्स वाले भाग में सेकेंडरी ग्रोथ करने का कार्य करता है। और किसका निर्माण करेगा? पेरिडर्म का। ठीक है, तो ये किस किस का निर्माण करेगा? कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो कॉर्क जो कैम्बियम होती है जिसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं, तो ये जो कॉर्क कैम्बियम होती है, ये कॉर्क कैम्बियम कॉर्टेक्स वाले रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ करने का कार्य करेगी। और इस कैम्बियम की एक्टिविटी से बनने वाले सेकेंडरी टिश्यूज कौन कौन से होंगे? कॉर्क सेल्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो रूट में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को हम निम्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि निम्न स्टेप्स के द्वारा हम रूट में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को समझ सकते हैं। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हो गए? डिफरेंशिएशन ऑफ वास्कुलर कैम्बियम
सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यूज। जैसे जैसे मैं स्टेप्स लिख रही हूँ वैसे वैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि इस स्टेप में क्या होता होगा, इस स्टेप में क्या होता होगा। थर्ड स्टेप है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। अब देखो ये जो 4 स्टेप हैं इसमें हम सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, रूट के अंदर होने वाले सेकेंडरी ग्रोथ को। तो रूट में होने वाले सेकेंडरी ग्रोथ को हम इन 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। तो इस स्टेप में क्या होगा कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इस कैम्बियम का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। सेकेंड स्टेप में हम पढ़ेंगे कि इस कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी टिश्यूज़ का निर्माण कैसे हुआ और उनका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। सेकेंड देखो थर्ड स्टेप में क्या, इसमें हम पढ़ेंगे कि ये तो हमने पढ़ लिया कि 2 प्रकार के सेकेंडरी मेरिस्टेम से या 2 प्रकार के सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी के कारण इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन इनका डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और ये आगे जाके किन टिश्यूज़ का निर्माण करेगी या किन लेयर्स का निर्माण करेगी, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। तो प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित प्रोकैम्बियम की एक्टिविटी के कारण वास्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन होता है। देखो इस स्टेप में क्या होता है वो देखो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ वास्कुलर कैम्बियम मीन्स इसमें वास्कुलर कैम्बियम का विभेदन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो प्रोकैम्बियम यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में मैंने आपको बताया था कि कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और जाइलम के बीच में उपस्थित प्रोकैम्बियम की एक्टिविटी के कारण वास्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वास्कुलर कैम्बियम का निर्माण कैसे हो रहा है कि प्राइमरी फ्लोएम और जाइलम के बीच में उपस्थित प्रोकैम्बियम की एक्टिविटी के कारण वास्कुलर कैम्बियम के बनने का या वास्कुलर कैम्बियम के निर्माण का इनिशिएशन होता है, मीन्स उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि कैम्बियम कैसे होती है, पैरेनकाइमेटस होती है। सो स्टेम में बनने वाली जो वास्कुलर कैम्बियम होती है वो गोल होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है, न्यू गोल होती है। लेकिन रूट में बनने वाली वास्कुलर कैम्बियम वेवी होती है, जिसे कहते हैं हम तरंगित, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि स्टेम में बनने वाली वास्कुलर कैम्बियम स्फेरिकल या गोल होती है, जबकि रूट में बनने वाली वास्कुलर कैम्बियम कैसी होती है, वेवी या तरंगित होती है। अब देखो क्या हो रहा है कि फ्लोएम के नीचे उपस्थित सेल्स या फ्लोएम की नीचे की सेल्स पैरेनकाइमेटस हो जाती है, मृदुतकीय हो जाती है। तो इसका निर्माण कैसे हो रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो
स्टील वाला रीजन होता है, स्टील वाले रीजन में क्या क्या होंगे, प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ से पहले वहाँ पे क्या थे, जाइलम और फ्लोएम, जो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। तो इस प्रकार के प्रोसेस में क्या होता है वो देखो कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के नीचे, हाँ ये चीज़ भी आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो प्रोकैम्बियम होता है, इस प्रोकैम्बियम की एक्टिविटी के कारण वेस्कुलर कैम्बियम बन रही है। जो वेस्कुलर कैम्बियम बनेगी वो कैसी होगी, पट्टियों के रूप में प्राप्त होगी। और वेस्कुलर कैम्बियम कैसे होगी, यूं पट्टियों के रूप में प्राप्त होगी, ठीक है। ये जो स्ट्रिप्स या पट्टियाँ प्राप्त हो रही है, ये इनकी संख्या किस बात पर निर्भर करेगी, जाइलम बंडल्स। जितने ज़्यादा जाइलम बंडल्स होंगे उतने ही ज़्यादा वेस्कुलर कैम्बियम की पट्टियाँ होगी। तो जो प्रोकैम्बियम होती है, जिसके एक्टिविटी से वेस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन होता है, तो ये जो बनने वाली वेस्कुलर कैम्बियम होती है, ये पट्टियों के रूप में प्राप्त होती है, स्ट्रिप्स के रूप में प्राप्त होती है। और ये जो पट्टियाँ हैं वो जाइलम बंडल्स पे निर्भर करता है, ठीक है। और मैंने ये बता ही दिया कि स्टेम में स्फेरिकल होती है, जबकि रूट में ये कैम्बियम वेवी होती है, यूं तरंगित होती है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा कि फ्लोएम के नीचे की सेल्स पैरेन्काइमेटस हो जाती है और पैरेन्काइमेटस हो के डिवीजन करती है, डिवीजन करके वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करती है। और प्रोटोजाइलम के ऊपर की ओर, इस प्रोटोजाइलम के ऊपर की ओर जो पेरिसाइकिल होती है, उस पेरिसाइकिल की सेल्स भी पैरेन्काइमेटस हो जाती है और डिवीज़न करना शुरू कर देती है। वो भी किसका निर्माण करेगी, वेस्कुलर कैम्बियम का। तो कैम्बियम का निर्माण कौन कौन कर रहा है वो देखो, फ्लोएम के नीचे की सेल्स क्या होगी, पैरेन्काइमेटस हो जाएगी, पैरेन्काइमेटस होकर डिवीजन्स करेगी और वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण शुरू कर देगी। उसी प्रकार प्रोटोजाइलम मैंने बताया था कि इसमें एग्जार्च टाइप का जाइलम होता है, किसमें, रूट में। रूट में हमेशा डाइकोट्स की रूट्स की अगर मैं बात करूं तो रूट में क्या होगा, एग्जार्च टाइप का जाइलम होगा। इट मीन्स मेटाजाइलम अंदर की ओर और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर। और इसमें रूट में पाया जाने वाला वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, रेडियल या अरीय प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो प्रोटोजाइलम के ऊपर की सेल्स होती है, मीन्स प्रोटोजाइलम के बाहर की ओर क्या होगी, पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल की सेल्स भी पैरेन्काइमेटस होगी, पैरेन्काइमेटस होके डिवीजन करना शुरू करेगी और वो भी वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण शुरू कर देती है। फिर जब ये सेल्स आपस में डिवीजन्स खत्म कर लेती है तो ये एक दूसरे से जुड़ जाती है और जुड़कर यूं तरंगित प्रकार की वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण कर लेती है। तो वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण कैसे हुआ, एक तो फ्लोएम के नीचे की सेल्स पैरेन्काइमेटस हो जाएगी और वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण शुरू करेगी। फिर क्या करेंगे, प्रोटोजाइलम के ऊपर की लेयर जो पेरिसाइकिल होती है, उस पेरिसाइकिल की कुछ सेल्स पैरेन्काइमेटस हो जाएगी और पैरेन्काइमेटस होके वो भी वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण शुरू कर देती है। फिर ये जो दोनों सेल्स ने वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण किया था, इनकी वेस्कुलर कैम्बियम की जो सेल्स होती है वो जुड़ जाती है और एक वेवी या तरंगित वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण कर लेती है। अब देखो, सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज। तो अब देखो, मैंने आपको बताया था कि वेस्कुलर कैम्बियम ही सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगी। तो इस वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कैसे हुई, या इस वेस्कुलर कैम्बियम का बनना कहाँ से प्रारंभ हुआ, प्रोकैम्बियम से। प्रोकैम्बियम की सेल्स ने डिवाइडेशन किया और डिवाइडेशन के बाद में वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण हुआ। अब जब वेस्कुलर कैम्बियम बन ही गई तो अब सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ये जब प्रोसेस हो रही है तो किसका निर्माण होगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब देखो, मैंने ये बताया था कि सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी
जाइलम की तुलना में कम उत्पन्न होता है। तो अब ये ध्यान रखना कि अंदर की ओर किसका निर्माण होगा, सेकेंडरी जाइलम का, और वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर किसका निर्माण होगा, सेकेंडरी फ्लोएम का। सो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो इन स्टेप्स में हम पढ़ रहे हैं। तो अंदर की ओर जो निर्माण होगा वो किसका होगा, सेकेंडरी जाइलम का, और वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर जो निर्माण होता है वो किसका होता है, सेकेंडरी फ्लोएम का। तो सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है, ज़्यादा बनने के कारण वो उस कैम्बियम को धकेल देता है। आप कंसिडर करो ये कोई तरंगित वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। अब ये कैम्बियम है, ये स्ट्रिप्स के रूप में, यहाँ पे है फ्लोएम, यहाँ पे है जाइलम। सो आप देखो मैंने कहा कि सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है, क्यों बनता है, उसका एक रीज़न है कि जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो वेस्कुलर कैम्बियम जो फ्लोएम के नीचे की सेल से बनती है, वेस्कुलर कैम्बियम का वह भाग जो फ्लोएम से बनता है वो पेरिसाइकिल की सेल से ज़्यादा एक्टिव होता है और पहले बनता है, ठीक है। तो ये जो फ्लोएम के नीचे बनने वाली वेस्कुलर कैम्बियम होती है ये ज़्यादा एक्टिव होती है बजाय पेरिसाइकिल से बनने वाली सेल्स के। तो अब क्या होता है कि मैंने बताया कि सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है, तो जब सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो ये क्या करेगा, इसको धकेलेगा, कैम्बियम को बाहर की ओर धकेलेगा। तो एक टाइम ऐसे आता है कि ये इतना धकेलता है कि जो वेवी वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो गोल हो जाती है। तो आपसे जनरल सा क्वेश्चन करूँ कि रूट में बाद में वेस्कुलर कैम्बियम गोल क्यों हो जाती है, उसका एक रीज़न है कि जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेकेंडरी जाइलम बनता है तो वो इस वेस्कुलर कैम्बियम को बाहर की तरफ धकेलता है, धकेलने से उसकी शेप बन जाती है और वो गोलाकार आकृति में आ जाता है, जिसके बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। तो इस तरह से इसमें सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ बनते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। मैंने बताया कि जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो अपने अंदर डिवीज़न शुरू करती है, डिवीज़न शुरू करेगी तो क्या होगा, उन डिवीजन्स के फलस्वरूप सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि न तो वो सेकेंडरी जाइलम बनने वाले नए टिश्यूज़ जिनका निर्माण कौन करता है, वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन्स होने से बनने वाले सेकेंडरी टिश्यूज़ ना तो जाइलम बनते हैं ना फ्लोएम बनते हैं, वो अविभेदित या अनडिफरेंशिएट रहते हैं और वो किसका निर्माण करते हैं, रेज का। तो ये जो रेज होती है वो ना तो सेकेंडरी जाइलम होती है ना सेकेंडरी फ्लोएम होती है। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो डिवाइडेशन कर रही है या डिविजन्स कर रही है उसके फलस्वरूप जो पैरेन्काइमेटस सेल्स बनती है वो ना तो सेकेंडरी जाइलम बनाती है ना फ्लोएम बनाती है, फिर वो क्या कहलाती है, रेज कहलाती है, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम का निर्माण कैसे होगा, तो पेरिसाइकिल की सेल्स के द्वारा या पेरिसाइकिल की सेल्स में डिविजन्स के द्वारा कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन का निर्माण होता है। तो कॉर्क कैम्बियम का निर्माण कैसे हुआ, कौन कर रहा है, पेरिसाइकिल की सेल्स। तो पेरिसाइकिल की सेल्स के द्वारा कॉर्क कैम्बियम का इनिशिएशन होता है। कॉर्क कैम्बियम जब रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, प्राइमरी फ्लोएम आदि नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। रूट में अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जैसे स्टेम में वो लेयर्स नष्ट हो रही थी, वैसे ही इस प्रकार में भी होता है कि इसमें प्राइमरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस आदि जो भाग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पेरिसाइकिल की सेल्स में एक्टिवेशन और डिविजन्स के फलस्वरूप ही उसमें कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है। ये जो कॉर्क कैम्बियम होती है ये बाहर की ओर कॉर्क सेल्स व अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, फोर्थ और लास्ट स्टेप। इसमें क्या होता है कि बनने वाली कॉर्क कैम्बियम अंदर की ओर कॉर्क सेल्स का निर्माण करती है। ये कॉर्क सेल्स
बनने वाली जो कॉर्क कैम्बियम होती है वो अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, और इन सेल्स में ये जीवित सेल्स होती है, इनमें किसी भी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता है और ये पैरेन्काइमेटस होती है। जबकि बाहर की ओर कॉर्क कैम्बियम के द्वारा बाहर की ओर बनने वाली सेल्स कॉर्क सेल्स कहलाती है, जो कॉर्क लेयर का निर्माण करती है। ये जो कॉर्क सेल्स होती है वो कॉर्क का निर्माण करेगी और ये सुबेरिन युक्त होती है, उसके अलावा ये मृत कोशिकाएं होती है, और इस प्रकार से रूट में सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है। थैंक यू।